राजीव, आप सहमत हैं इस बात से? ठीक है, और जब हम ये कह रहे हैं कि एक बार फिर जो है दो लड़कों की ये जोड़ी दिखेगी, और क्या ये माने कि एक बार फिर यूपी की राजनीति वहीं 2017 वहीं पर पहुंच गई है क्या? तब भी दो लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, कई नारे दिए गए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो सबने देखा। और आज की स्थिति से अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले तो अगर बात हम सीट शेयरिंग की कर ले, तो यहां अगर गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये सीट शेयरिंग आसान हो गई, तो वही मुश्किलें वहां पर एनडीए गठबंधन के लिए बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ अब ये चुनौती किसके लिए दिख रही है? क्या वाकई जिस तरह से मानस कह रहे हैं कि अब वो सेफ पैसेज बीजेपी के लिए नहीं दिख रहा है जो पहले नजर आ रहा था? देखिए पूजा, एक शेर है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में कि इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों के लिए ये इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने गठबंधन भले कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। योगी और मोदी की जो बात आप कर रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को उलट पुलट कर दिया है। लेकिन इस आधार पर विपक्षी दल घर बैठ जाएं या इस चुनाव की तैयारी न करें, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को आरएलडी के रहते हुए, आपने न्यूज 20 आपके कार्यक्रम में भी और बहुत बार मैं कह चुका हूं कि ज्यादा से ज्यादा 17 और 18 सीटें ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। आरएलडी के रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को इतनी ही सीटों का ऑफर समाजवादी पार्टी ने दिया था। आरएलडी अभी है कि नहीं है, क्योंकि आरएलडी की जिन सीटों पर दावा था उन सीटों पर कोई एक सीट कांग्रेस के खाते में अभी नहीं गई है। सवाल यह है कि 10-12 दिन से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जो उत्साहित हुए थे जयंत चौधरी, वो 10-12 दिन से इतने खामोश क्यों हैं? और अभी जो उन्होंने 24 घंटे पहले ट्वीट किया था, जिसमें आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह, जिनको कि पश्चिम बंगाल का जो विवाद है, जो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो बोला था, उस पर जयंत चौधरी का ट्वीट आया है कि मैं उनका गुस्सा उस आईपीएस अधिकारी का समझ सकता हूं, इससे उनकी नाराजगी भी समझ में आती। तो अभी जयंत चौधरी खुद पसोपेश में पड़ गए, क्योंकि जिस तरह की उनको चाहत थी उस तरह का भारतीय जनता पार्टी कुछ उनको देने के मूड में दिख नहीं रही। दूसरी बात, अब ये किसान आंदोलन हो गए और 27 फरवरी को यूपी में एमएलसी का चुनाव भी है। तो जब तक वो सारे विधायकों का वोट बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देते हैं, मुझे नहीं लगता बात आगे बढ़ेगी। तो वो सीटें भी छोड़ दी हैं। तो अभी भी जयंत चौधरी किधर है मेरे समझ में थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जयंत चौधरी को अगर एनडीए की तरफ आए तो वही करना होगा जो बीजेपी चाहेगी, जैसे ओम प्रकाश राजभर को 5 महीने से शपथ दिला रही है। तो अब बात यह है कि इंडिया गठबंधन का जो ये समझौता हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 14 का चुनाव देखें तो 75 सीटें एनडीए ने जीती थी, अगर आप 19 का चुनाव देखें तो वो 64 सीटें जीती थी, 10-11 सीटों का उसे नुकसान हुआ था। इंडिया गठबंधन की भी कोशिश सिर्फ इतनी है, वो 60 सीटें जीतने का, और मीडिया में चाहे जो कह दें, उनकी भी कोशिश इतनी है कि कम से कम वो यूपी में अपने खाते में 20-25 सीटें जोड़ लें, ताकि बीजेपी की जो टैली है वो यूपी से 10 से 15 कम हो जाए। उनकी पूरी कोशिश है कि देश में इस तरह का गठबंधन खड़ा किया जाए कि बीजेपी के 70, 80, 90 सीटें हम कम कर सकें। उनकी रणनीति का हिस्सा है। चुनाव के परिणाम, एक तरफ बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं दोनों की रणनीति की बात कर रहा हूं। उस दृष्टि से ये जो सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, कभी न कभी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 दो को छोड़ दीजिए, 2014 के बाद की भारत की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके पहले इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जो बात मानस कह रहे थे, अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव रोकने के लिए यह गठबंधन हुआ है। और जिस तरीके से 2022 में आजादी के बाद अल्पसंख्यकों ने एक मुश्त अखिलेश यादव को वोट दिया था, और जिसकी वजह से उनका न सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ा, बल्कि उनके विधायकों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। तो ये अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, और इसकी संभावना बहुत है। और इसके अलावा जो मैं देख पाता हूं, इन 17 कांग्रेस की जो सीटें, इसमें 6-7 बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। अमरोहा से जो जिनको लेकर के विवाद हुआ था,
उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूं, जो बीएसपी में थे, तो अमरोहा से उनको इंडिया गठबंधन से उतारा जाएगा। वो एक मजबूत सीट है। तो इस तरीके से 5-6 सीटें, 7 उम्मीदवार इस कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्थिति में होंगे। हरिंद मलिक मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर होंगे। अफजाल अंसारी गाजीपुर से एक मजबूत कैंडिडेट होंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये 100% तय हो चुका है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो वह बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। तो इस तरह मैं आपको, मैनपुरी उनका रहा है, तो इस तरह से कम जो उनकी रणनीति है कि बीजेपी को सीटों की संख्या में रोका जाए, लेकिन असल खेल अभी बाकी है। मायावती पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उनके कैंडिडेट किस तरह के और कैसे आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के नतीजे को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। सुनने में आया कि अपने भतीजे आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती हैं, वो भी अपने पत्ते अगले हफ्ते खोल देंगे। ठीक है राजीव, बहुत अच्छे से और बहुत ही डीपली आपने, क्योंकि यूपी की राजनीति आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं और समझाते भी हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छे से समीकरण भी समझाया है और तमाम पार्टियों का पक्ष यहां पर रखा है। तो कम से कम आज कोई पार्टी ये नहीं कहेगी, आपके किसी विश्लेषण पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते